नमस्ते दोस्तों, मैं मयंक और आज हम चर्चा कर रहे हैं रशिया और यूक्रेन संघर्ष की। इस संघर्ष को समझने के लिए इसका बैकग्राउंड जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो रशिया के कौन से जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं जिसके लिए वो युद्ध कर रहा है यूक्रेन से। इसके लिए हम 1991 में जाएंगे, पर 1991 में सोवियत यूनियन जो था उसका एक ब्रेकअप हुआ था। पर उससे भी पहले ये जानना ज़रूरी है कि रशिया की कमज़ोरी क्या है। जैसा आप इस मैप में देखेंगे, रशिया एक बहुत बृहद देश है, इट्स अ वास्ट कंट्री। इसमें 11 टाइम जोन है। इसका जो कोस्ट लाइन है ये 36,000 किलोमीटर का है और इसकी एरिया 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स की है। तो ये वास्ट कोस्ट लाइन जो है इसकी, इससे इसको फायदा बहुत मिलना चाहिए ट्रेड में, कॉमर्स में। बट समस्या इसकी ये है कि ये पूरी कोस्ट लाइन जो इसकी आप देख रहे हैं रशिया की, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और साल के 6 महीने ये बिल्कुल जमा रहता है, यहाँ बर्फ से जमा रहता है, पोर्ट्स फंक्शनल नहीं होते हैं। अब रशिया को चाहिए एक ऐसा पोर्ट जो 12 महीने फंक्शनल हो। तो हम बढ़ते हैं फिर यूक्रेन ये देखिए, ये यूक्रेन है, ये ब्लैक सी है। यूक्रेन का जो साउथ पार्ट है, यहाँ एक क्राइमिया करके ये एक छोटा पोर्शन है, क्राइमिया जिसको कहते हैं। ये बिल्कुल ब्लैक सी कनेक्टेड होता है मेडिटेरेनियन सी से। इस कनेक्शन की वजह से, और ये वार्म वाटर पोर्ट है, मतलब ये 12 महीने फंक्शनल है, ये कभी भी इसकी फंक्शनैलिटी बंद नहीं होती है। तो जो ट्रेड और कॉमर्स के लिए ये पोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है रशियन इंटरेस्ट के लिए। अब हम, जो मैंने शुरू में आपसे कहा कि 1991 में क्या हुआ, 1991 में रशिया जो सोवियत यूनियन उस समय था उसका विघटन हुआ, इट ब्रोक अप। तो ये सारी कंट्रीज जो है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये सब उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में थी सोवियत यूनियन के। तो जब ब्रेकअप हुआ ये कंट्रीज जो आप देख रहे हैं, ये जो डार्कर शेड में है, ये सारी कंट्रीज धीरे धीरे करके, पहले वार्सो पैक्ट था जिसका लीडर सोवियत यूनियन था, और नेटो पैक्ट था जिसका लीडर यूएसए था। तो ये सारी कंट्रियां जो आप डार्क येलो में देख रहे हैं, ये सारी कंट्री जो है वो बिल्कुल इसके इन्फ्लुएंस में आ गई नेटो में, और नेटो के मेंबर है। अब बचता है यूक्रेन ऐसी कंट्री है जो अपने ईस्ट पोर्शन में रशिया से घिरी हुई है, वेस्ट पोर्शन में इसके सारी नेटो कंट्रीज आ गई हैं, बीच का एकमात्र पोर्शन है यूक्रेन का। अब यूक्रेन की इंपॉर्टेंस देखिए, यूक्रेन की इंपॉर्टेंस आती है, ये क्राइमिया करके इसकी एक छोटा रीजन था। क्राइमिया में एक पोर्ट है सेवास्टोपोल एक बहुत बड़ा पोर्ट है, जो जैसे मैंने आपको पहले कहा एक वार्म वाटर पोर्ट है, ये 12 महीने फंक्शनल पोर्ट है। इसके ऊपर रशिया ने लीज ली हुई थी, सोवियत यूनियन के ब्रेकअप के बाद भी इस पे लीज थी, तो अपना ट्रेड ये सब कुछ इस पोर्ट के जरिए रशिया कैरी कर रहा है। पर रिस्क ये है कि जैसे नेटो बढ़ रहा था और नेटो का इंटरेस्ट यूक्रेन में था, यूक्रेन भी नेटो के साथ आना चाह रहा था, तो रशिया को ये हमेशा एक समस्या लगी हुई थी, उनको एक स्टेट ऑफ माइंड था उनका कि अगर नेटो में शामिल हो गया और सेवास्टोपोल पोर्ट जो है, जो यहाँ ब्लैक सी के जरिए फिर मेडिटेरेनियन में कनेक्ट होता है, ये अगर नेटो के कंट्रोल में चला गया तो रशिया साल में 6 महीने उसका ट्रेड और कॉमर्स बुरी तरह से इफेक्टेड होगा, मिलिट्री एक्टिविटीज इफेक्टेड होगी। रशिया देखिए दूसरी तरीके से वहां अगर ब्लैक सी में भी रहता है तो ये चैनल ऑफ बॉस्फोरस है जो टर्की के थ्रू गुजरता हुआ जाता है मेडिटेरेनियन सी में मिलने। टर्की जिसको कहिए गुडविल में, गुड फेथ में, पुराने रिलेशंस के अंदर में उनको ये अलाउ करता है चैनल ऑफ बॉस्फोरस का यूज करना। पर क्योंकि टर्की नेटो का पार्ट है, इसलिए एक बहुत बड़ी संभावना रशिया के पास शुरू से रही है कि अगर टर्की बंद कर देगा इसको और ये पोर्ट भी उनके पास नहीं रहेगा, तो 12 में से 6 महीना रशिया फंक्शनल नहीं रहेगा। और जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, नेटो कंट्रीज का जो एडवांसमेंट हो रहा था, रशिया को एक फियर हमेशा रहा है कि वो चारों तरफ से घिर रहा है, और अगर ये सेवास्टोपोल पोर्ट भी उसके हाथ से चला जाएगा, उसके बाद से अगर ये टर्की भी हो जाता है, तो नेटो उसको पूरी तरह से घेर सकता है। किसी भी वॉर लाइक एक्टिविटी में रशिया बिल्कुल एक लैंडलॉक्ड कंट्री हो जाएगा जो चारों ओर से लैंड से घिरा रहेगा। अब उसकी समस्या का बढ़ी आगे, क्योंकि शुरू से ही यूक्रेन का इंटरेस्ट, जब से ब्रेकअप हुआ, यूक्रेन वेस्ट की तरफ लीन कर रहा था, मतलब नेटो की ओर लीन कर रहा था, यूरोपियन यूनियन की ओर लीन कर रहा था। लेकिन यूक्रेन में भी 2 पार्ट है, एक पार्ट जो उसका ईस्टर्न पार्ट है वो रशियन स्पीकिंग लोग वहां ज्यादा है, तो उनका इंटरेस्ट शुरू से रशिया की तरफ रहा है। और जो वेस्टर्न पार्ट है उसका, वो जैसे कीव हुआ, ये सारे वेस्टर्न पार्ट्स जो हैं इनका लीनिंग जो है वो वेस्ट की तरफ है। 2013 के आसपास यूक्रेन ने एक प्रयास किया यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने का, रशिया ने उसको चेतावनी दी, लेकिन चेतावनी के बाद
व्लादिमीर पुतिन ने 2014 में क्राइमिया को इन्वेड किया और एनेक्स कर लिया, मतलब अपने साथ अटैच कर लिया। तो क्राइमिया आज यूक्रेन का पार्ट नहीं है, क्राइमिया में पूरा रशियन कंट्रोल है। उसके बाद भी ये उनको खतरा हमेशा बना हुआ था कि एडवांसमेंट हमको नुकसान कर सकता है, यूक्रेन उसको काट सकता है किसी तरह से। 2014 में एनेक्सेशन के बाद पुतिन ने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया था, जो आपके लिए जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। जब क्राइमिया को उन्होंने ले लिया तो उन्होंने कहा कि अगर स्प्रिंग को बहुत जोर से दबाओगे और एकदम नीचे तक दबा दोगे तो उतनी तेज ऊपर वापस आता है। उसका कहने का तात्पर्य यह था कि जिस तरह से वेस्ट उसको घेरने की कोशिश कर रहा है, अगर आप एक स्टेज के बाद उसको दबाएंगे तो वो जो एक तरह से रिएक्शन जो होगा उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन न्यूटन का होगा। और वो क्राइमिया में एनेक्सेशन हुआ 2020-21 के आसपास। ये नेटो को ज्वाइन करने की यूक्रेन की इच्छा फिर से जगी। उसको रशिया लगातार चेतावनी दे रहा था कि हम ज्वाइन नहीं करने देंगे, लेकिन नेटो एडवांसमेंट हो रहा था। तो ये जो 2021-2022 में आप इन्वेजन देख रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण रशिया की ज्योग्राफी है, चारों ओर से घिरा रहना। और संभवतः जो देखने से लग रहा है कि 2022 तक वो स्प्रिंग फिर से दब चुकी है और व्लादिमीर पुतिन का वो रिएक्शन स्प्रिंग का वापस आया है, जिसका खामियाजा यूक्रेन के लोग भुगत रहे हैं आज।